Please like, subscribe and share our channel, The Smart Economics. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द स्मार्ट इकोनॉमिक्स में। मैं कीर्ति कुमार आहूजा आपके सामने लेकर आया हूँ RSSMB इन्वेस्टिगेटर और RPSC ASO सांख्यिकी, राजस्थान सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज का भाग 4। इससे पहले हम 3 भाग जो है वो वीडियो के रूप में कर चुके हैं। इसके अलावा आप जो है वो इसकी PDF मेरे टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी क्विज मेरी वेबसाइट www.thesmarteconomics.in से जाकर सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल का नाम है द स्मार्ट इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 जो है वो ये कहती है कि लेस्पियर मूल्य सूचकांक में प्रयुक्त भार को इंगित किया जाता है। तो लेस्पियर मूल्य सूचकांक में प्रयुक्त भार को इंगित किया जाता है Q0 के माध्यम से, यानी लेस्पियर जो है इसमें सूचकांक का भार Q0 के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, लेस्पियर और पासे के सूचकांक का गुणोत्तर माध्य क्या है? तो लेस्पियर और पासे के सूचकांक का जब हम गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो वो आएगा फिशर का आदर्श सूचकांक, मतलब इन दोनों से संबंधित है फिशर का आदर्श सूचकांक। प्रश्न संख्या 3 है भारित सूचकांक सूत्र में आधार वर्ष की मात्रा को भार नहीं देना चाहिए, वर्तमान वर्ष को भार दिया जाना चाहिए। ये मत किसका है? तो जब हम बात करते हैं कि आधार वर्ष की मात्रा की जगह वर्तमान वर्ष या चालू वर्ष को भार दिया जाए तो ये मान्यता जो है वो लेस्पियर के है और उसने अपने फॉर्मूले में इस मान्यता का प्रयोग भी किया है। प्रश्न संख्या 4, सूचकांक का अभिप्राय क्या है? तो सूचकांक का अभिप्राय है ऐसा अंक जो दिशा निर्देश प्रदान करे और किसी की बात के विषय में सूचना दे। विशेष प्रकार का एक अंक नहीं होता, सूचना देने वाला अंक भी नहीं होता। इसमें जो सही आंसर बनेगा वो आएगा C। 5 नंबर प्रश्न, यदि चालू वर्ष का मूल्य 10 रुपये प्रति इकाई तथा गत वर्ष का मूल्य 8 रुपये प्रति इकाई है तो मूल्य अनुपात होगा। इसका हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे 10/8 गुणा में लाएंगे 100 और इससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 125। प्रश्न संख्या 6, यदि किसी वस्तु की कीमत जो 2005 में 150 रुपये थी 2007 में 300 रुपये हो गई, 2005 के आधार वर्ष की तुलना में, मतलब आधार वर्ष 2005 को माना, 2000 में मूल्य वृद्धि 100% हुई है, अतः 2007 को आधार मानकर वर्ष 2005 में कमी का प्रतिशत बताइए। मतलब 2007 को आधार मानेंगे और 2005 की कमी का प्रतिशत निकालना है तो ये आएगा 50% 2007 के आधार पर 2005 में। प्रश्न संख्या 7, फिशर का सूचकांक संतुष्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे और जो है वो ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। तो यदि आपको इस प्रश्न में कोई संदेह हो इन प्रश्नों में तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिशर का सूचकांक संतुष्ट करता है 1 और 2 दोनों कौन से तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण और जो है वो काल उत्क्राम्यता परीक्षण जो है इन दोनों को संतुष्ट करता है, यानी जो है ये फिशर का आदर्श सूचकांक है और ये दोनों तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण और काल उत्क्राम्यता परीक्षण इन दोनों को परीक्षणों को संतुष्ट करता है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर प्रश्न, बहुगुणी दंड चित्र है। तो बहुगुणी दंड चित्र जो है वो एक विमीय चित्र होते हैं। बहुगुणी दंड चित्र जो है वो एक विमीय चित्र होते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा त्रिविमा चित्र है? जब भी बात करेंगे त्रिविमा या 3 भुजाओं वाले चित्र की तो वो घन चित्र आएगा। त्रिविध दंड चित्र भी नहीं होगा, अंतर्विभक्त दंड चित्र भी नहीं होगा और कोणीय चित्र भी नहीं होगा, वो होगा घन चित्र जो त्रिविमीय चित्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 10, फिशर के सूचकांक को आदर्श माना जाता है, क्यों? पहले ही बता देता हूं कि फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक है। इसका कारण है कि यह परिवर्तनशील भारों पर आधारित होता है। दूसरा, यह समय व्युत्क्रम परीक्षण को पूरा करता है। अभी हम पढ़ के आए हैं काल उत्क्रम्यता या जिसको समय उत्क्रम परीक्षण भी बोलते हैं। यह तत्व उत्क्रम परीक्षण को पूरा करता है, इसलिए इसका आंसर होगा D। मतलब फिशर के आदर्श सूचकांक होने के ये 3 कारण है। ये अलग अलग प्रश्नों से भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, उपभोक्ता कीमत सूचकांक का अन्य नाम क्या है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक का अन्य नाम है जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, या उपभोक्ता कीमत सूचकांक को जीवन निर्वाह लागत सूचकांक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से सत्य कथन को पहचानना है। हमारे पास 3 कथन दिए हुए हैं और हमें जो है वो सत्य कथन को पहचानना है। पहला कथन है सूचकांक समय के दौरान चरों में हुए सापेक्षिक परिवर्तन को मापता है, बिल्कुल सही है।
दूसरा, एक बढ़ता हुआ कीमत सूचकांक बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों का सूचक है। ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि सूचकांक बढ़ेगा तो आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। तीसरा, साधारण सूचकांक केवल सरल समूहीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। नहीं, साधारण सूचकांक के लिए अन्य विधियां भी प्रयोग में आती हैं। तो इसका आंसर होगा केवल एक सही, ए फॉर एप्पल। प्रश्न संख्या 13, ग्राफ सदैव ही बनाए जाते हैं। तो ग्राफ हमेशा, हमने देखा भी होगा, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो पैमाना लिया जाता है या पैमाने के संदर्भ में ग्राफ को बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 14, आवर्ती आयत चित्र का निम्न प्रकार की श्रेणी के प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी हम आवर्ती आयत चित्र का प्रयोग करते हैं तो वो अविच्छिन्न आवर्ती श्रेणी के लिए प्रयोग में आती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है और जो है वो हमें इसे इंपॉर्टेंट मानकर ही इसे करना है। तो आवर्ती आयत चित्र का निम्न प्रकार की श्रेणी के प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ना तो काल श्रेणी, ना खंडित, ना व्यक्तिगत, ये होगा अविच्छिन्न आवर्ती श्रेणी। प्रश्न संख्या 15, मूल बिंदु को बदलने पर सह संबंध गुणांक में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले बताता हूं कि मूल बिंदु में परिवर्तन का सह संबंध गुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी मूल बिंदु परिवर्तित हो जाए तो भी सह संबंध गुणांक क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न संख्या 16, यदि किसी वर्ग की निचली सीमा 10, ऊपरी सीमा 20 है तो मध्य बिंदु का मान होगा। तो 10 + 20/2 यानी 30/2, तो मध्य बिंदु का मान होना चाहिए 15। इसका आंसर आएगा 15, यानी ऊपरी सीमा निचली सीमा को जोड़ा, 2 का भाग दिया, तो आंसर आएगा 15। प्रश्न संख्या 17, निम्न श्रेणी में बहुलक का मूल्य होगा। देखो इसमें सबसे ज्यादा बार आने वाली आवृत्ति जो है वो है 7, इसलिए बहुलक का मूल्य भी क्या माना जाएगा, 7। सबसे अधिक बार आवृत्ति आई है 7 की, इसलिए बहुलक के मूल्य को भी 7 माना जाएगा। प्रश्न था कि निम्न श्रेणी का बहुलक होगा, सबसे अधिक बार आया 7, तो बहुलक का मूल्य भी क्या होगा, 7। निम्न में से कौन सा द्विविमीय चित्र नहीं है। देखो एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय इस प्रकार के चित्र होते हैं, इनको जो है वो आप सारण्यन और आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन इस चैप्टर में पढ़ सकते हो कैलाश नाथ नागर के। तो कौन सा द्विविमीय चित्र नहीं है, तो द्विविमीय चित्र जो है वो, अगर इसमें हम बात करें तो दंड चित्र जो है वो एक द्विविमीय चित्र नहीं है। वर्ग चित्र द्विविमीय है, आयत चित्र है, वृत्त चित्र है, लेकिन दंड चित्र कभी भी द्विविमीय चित्र नहीं होता। प्रश्न संख्या 19, 50 पुरुषों का माध्य 80 रुपये या 80 वेतन 80 रुपये, किंतु यह ज्ञात हुआ कि 2 का वेतन 46 और 28 के स्थान पर 64 और 82 ले लिया गया। संशोधित औसत वेतन ज्ञात कीजिए। इसका हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे और संशोधित औसत वेतन निकालेंगे 78.56, 78.56 इसका आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 20, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्यतः होता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है उसको कहा जाता है रहने की लागत का सूचकांक। ये प्रश्न शायद पहले भी आया था कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जीवन निर्वाह सूचकांक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, निम्न करना है तो हम पाश्चे का फॉर्मूला लगाएंगे, मूल्य सूचकांक ज्ञात करेंगे। आधार वर्ष को जो है वो बेस ईयर को जो है वो आधार वर्ष के मूल्य को P से इंडिकेट किया जाता है, P0। आधार वर्ष मात्रा को जो है वो Q0, चालू वर्ष मूल्य को P1 और चालू वर्ष मात्रा को Q1 से इंडिकेट किया जाता है। फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, आंसर निकालेंगे। अगर आंसर में कोई दिक्कत आता है तो फिर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन है, 261.36, 265.48, 274.32 और 282, ये 4 ऑप्शन है इसके। अब बात करते हैं हम प्रश्न अगले की 22वां नंबर प्रश्न, दिए गए बंटन में माध्यिका 23 है तो अज्ञात आवर्ती ज्ञात कीजिए। मतलब हमें माध्यिका का मूल्य दे रखा है, वर्ग दे रखे हैं, हमें अज्ञात आवर्ती ज्ञात करनी है। तो इसकी अज्ञात आवर्ती जो होगी वो होगी 100 यानी 10। यदि हम अज्ञात आवर्ती ज्ञात करेंगे तो उसका मूल्य आएगा 10। माध्यिका 23 है। आगे जो है वो हम बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न, हिस्टोग्राम या आयत चित्र बोला जाता है, निम्न प्रकार की श्रेणी के प्रस्तुतिकरण में प्रयोग में आता है। तो हिस्टोग्राम को जो है वो हम सतत आवर्ती श्रेणी में प्रयोग में लाते हैं। हिस्टोग्राम भी कह सकते हैं, आयत चित्र भी कहते हैं, और ये सतत आवर्ती श्रेणी में प्रयोग में आता है। प्रश्न संख्या 24, एक सारणी का उपशीर्षक होता है। उपशीर्षक का मतलब क्या है, ये सारणीयन हमारे टॉपिक में है। सारणी का जो बायां भाग होता है, सारणी का जो बायां भाग जो पंक्तियों की व्याख्या करता है, उसे एक सारणी का उपशीर्षक कहा जाता है। सारणी का बायां भाग जो किसकी व्याख्या करता है, पंक्तियों की व्याख्या करता है, उसे सारणी का उपशीर्षक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25, एक ऑफिस के 200 कर्मचारियों में से 150 कर्मचारी विवाहित हैं। कुल 160 पुरुष कर्मचारियों में से 120 कर्मचारी विवाहित हैं। अविवाहित महिला कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। सामान्य प्रश्न है और सारण्यन का प्रयोग करेंगे, इस प्रश्न का आसानी से आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रश्न संभावित होते हैं और यह आंसर आएगा 10, बी फॉर बुक।
26 नंबर प्रश्न, एक सम संख्या की स्थिति में माध्यिका होगी। यदि हम बात करें एक सम संख्या, तो सम संख्या की स्थिति में माध्यिका जो होती है वो होती है दो मध्य मूल्यों का साधारण औसत। यदि प्रश्न संख्या 27, विचलन का कौन सा माप इन सब में निकालना सबसे जल्दी संभव है, तो सबसे आसान और सबसे जल्दी है परास। अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट एच माइनस एल जो है ये फॉर्मूला प्रयोग में आता है और ये बहुत ही आसान है, आसानी से इसे निकाला जा सकता है। मैं पहले बताता हूँ, इस टेस्ट में आपको सांख्यिकी के, राजस्थान जीके के, कंप्यूटर के और इकोनॉमिक्स के इन चारों प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 28, समंक 13, 8, 11, 6, 4, 15, 2, 18 की मध्यिका का मान क्या होगा। इन्हें व्यवस्थित करेंगे और मध्यिका का मान निकालेंगे। मध्यिका का मान आएगा 18, सॉरी मध्यिका का मान आएगा 11। प्रश्न संख्या 29, निम्न अवलोकनों से चतुर्थक प्रथम या Q1 क्वार्टाइल फर्स्ट कैलकुलेट करना है। Q1 का हम फॉर्मूला निकालेंगे और जो है वो क्वार्टाइल फर्स्ट को हम कैलकुलेट करेंगे और इससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 14.25। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 30, गेहूं के 5 थैलों का औसत वजन 102 किलोग्राम है, अन्य 8 थैलों का औसत वजन 98 किलोग्राम है। 13 थैलों का संयुक्त माध्य कितना होगा। तो हम संयुक्त समांतर माध्य की गणना करेंगे और संयुक्त समांतर माध्य जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 99.54, 99.54। प्रश्न संख्या 31, यदि प्रथम चतुर्थक दे रखा है 104, चतुर्थक विचलन दे रखा है 18, तो तृतीय चतुर्थक का मान कितना होगा। तो इसका मतलब हमें Q1 दे रखा है, QD दे रखा है, हमें Q3 निकालना है। तो Q3 की गणना जो है उसके लिए हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 140। 32 नंबर प्रश्न, ईमानदारी, सुंदरता आदि चरों के सहसंबंध निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जब भी बात आएगी कंटेस्ट की, ईमानदारी की, सुंदरता की, तो इसके लिए हम स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक जो है वो निकालते हैं। फिर प्रश्न संख्या 33, निम्न आंकड़ों से काल प्रश्न का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ए और ब दो दे रखे हैं, काल प्रश्न का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। मैं पहले बताता हूँ कि काल जो सहसंबंध गुणांक का मान होता है वो -1 से +1 के मध्य होता है, ये हमें याद रखना है। और हमें काल प्रश्न के फॉर्मूले को प्रयोग करके सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा +95, यानी B फॉर बुक। प्रश्न संख्या 34, निम्न आंकड़ों से स्पीयरमैन का कोटि अंतर संबंध गुणांक क्या होगा। अभी बताया कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक जो है वो हमें निकालना है और कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक जो है वो हम स्पीयरमैन के फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे और इसका जो आंसर होगा वो होगा C प्लस का 0.619, ये इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 35, और ये स्टैटिक्स का अंतिम प्रश्न है कि काल प्रश्नों का दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक होगा। तो काल प्रश्न का दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक उनके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल होगा। यानी हम प्रतिगमन गुणांकों का गुणनफल का वर्गमूल यदि निकाल लेंगे तो हमें काल प्रश्न के जो सहसंबंध गुणांक है उनके बीच में संबंध का पता लग जाएगा। अब हम बात करते हैं जीके की, इकोनॉमिक्स की। बोकारो इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। तो बोकारो इस्पात कारखाना जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। और आप जो है वो इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे प्लानिंग और बैंकिंग के वीडियो जो है वो जरूर देखें, जिससे आपको जो है वो इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलेगी। प्रश्न संख्या 37, आधारभूत और भारी उद्योगों को प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य फोकस या मुख्य ध्यान जो है वो आधारभूत उद्योगों पर दिया गया था। प्रश्न संख्या 38, 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश की विकास दर कितने प्रतिशत रखी हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश की विकास दर को 8% निर्धारित किया गया था और हमने जो है कुछ हद तक इसे प्राप्त भी किया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से लेकर 2017 थी और जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीति आयोग जो है वो वर्तमान में अस्तित्व में है योजना आयोग के स्थान पर। प्रश्न संख्या 39, छठी योजना का मॉडल कौन सा था। काफी बार आता है कि छठी योजना का मॉडल था, तो वो था आगत निर्गत जो है वो मॉडल था, वो छठी पंचवर्षीय योजना का था। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 40, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था और 1959 में हुआ था और 1959 में जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्य कर रही थी। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। प्रश्न संख्या 41, वेब जिसमें एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं कहलाता है। तो इसे बोलते हैं साइट। एक साइट होती है जिसमें वेब सर्वर स्थित होते हैं, ये कहलाती है साइट। प्रश्न संख्या 42, एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं।
तो एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर जब हम कंप्यूटर में फाइल अंतरित करते हैं तो उसे बोला जाता है डाउनलोड, और जब कंप्यूटर सेव करते हैं तो उसे बोला जाता है अपलोड। 43 नंबर प्रश्न, ईमेल पते के दो भाग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कंप्यूटर का। दो चीज होती है, यूजर नेम और डोमेन नेम। ये जो है वो ईमेल पते के दो भाग होते हैं, एक तो यूजर नेम होता है और दूसरा होता है डोमेन नेम। प्रश्न संख्या 44, इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम जो है वो जब भी इंटरनेट से संपर्क करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो आप मुझसे जो है उस ईमेल एड्रेस पे संपर्क कर सकते हो। आगे है प्रश्न संख्या 45, HTML का विस्तारित रूप है। तो HTML का पूरा रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बीन फॉर बुक, इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब प्रश्न संख्या 46, राजस्थान जीके, राजस्थान के किन क्षेत्रों में वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पहले बता देता हूँ कि जो है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां में जो है वो इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। 47 नंबर प्रश्न, राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण, ये गर्मियों है गर्तियों नहीं है, उत्पन्न हुए धूल के बवंडर को क्या कहा जाता है। तो बबुलिया कहा जाता है धूल के बवंडर को। प्रश्न संख्या 48, राज्य में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक है। तो हमारे राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए सबसे उत्तरदायी कारक जो होगा वो वायु होगा। वायु के कारण सर्वाधिक मृदा अपरदन हमारे राजस्थान में होता है। आगे बात करते हैं 49 नंबर, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जो है वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जो है वो जयपुर में स्थित है। और अंतिम प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं है। तो बाड़मेर शुष्क प्रदेश है, जोधपुर शुष्क प्रदेश है, जैसलमेर शुष्क प्रदेश है, लेकिन जयपुर शुष्क प्रदेश नहीं है। यानी कौन सा जिला शुष्क प्रदेश में जो है वो शामिल नहीं है, तो जयपुर जो है उसको शुष्क प्रदेश का भाग नहीं माना गया। तो ये थे आज का टेस्ट नंबर 4। आप PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और क्विज प्रैक्टिस के लिए मेरी वेबसाइट जो है उसको जा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल का नाम है द स्मार्ट इकोनॉमिक्स। शुक्रिया।